मंगोली सेना पूरी दुनिया में लूट मार करती हुई मुसलमानों और यूरोप के कई मुल्कों को फतह कर रही थी। मंगोल ऐसे वहशी दरिंदे थे जो जहां भी जाते खून की नदियां बहा देते थे। ना बच्चों बूढ़ों का लिहाज, ना औरतों को छोड़ते थे। हर जगह तबाही फैलाना इनका मकसद था। जब ये मंगोल ख्वारिज्म के इलाके तक पहुंचे तो यहाँ एक कबीला था जो इस इलाके को छोड़कर वहां से भागा। उस कबीले का नाम था काई कबीला। इस कबीले का सरदार था सुलेमान शाह। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। तीसरे नंबर का बेटा था अर्तगल गाजी। और ये ड्रामा या सीरीज इसी जाबाज हस्ती पर बना है। सल्जूकी सल्तनत की शहजादी हलीमा सुल्तान और उसके भाई और बाप को ईसाइयों ने कैद कर लिया था। जंगल के रास्ते से जब ईसाई इनको महल ले जा रहे थे तब ये लोग अर्तगरल गाजी के हत्थे चढ़ गए। अर्तगरल ने शहजादी हलीमा और उसके बाप और भाई को ईसाइयों से छुड़वा लिया। बस यहीं से शुरुआत होती है इस जाबाज दिलेर हीरो अर्तगरल गाजी की। इस घटना के बाद काई कबीले पर ईसाइयों की तरफ से तरह तरह की परेशानियां आने लगी, मगर अर्तगरल गाजी ने बड़ी दिलेरी से हर परेशानी को दूर कर डाला। अर्तगरल गाजी का दिलेरी वाला काम था ईसाइयों के उस किले को फतह करना जहां से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें तैयार होती थी। इन ईसाइयों को उस वक्त नाइट टेम्पलर्स कहा जाता था। इस किले में बड़े बड़े ईसाई पादरी मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक आलमी जंग की साजिश रच रहे थे, मगर अर्तगरल गाजी की बहादुरी ने इनके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। जब अर्तगरल ने इस किले को फतह किया तो पूरी मुस्लिम और गैर मुस्लिम सल्तनतों में अर्तगरल की दिलेरी और बहादुरी का डंका बजने लगा। यहाँ से अर्तगरल नाम का एक ऐसा तूफान उठा कि दुश्मनाने इस्लाम इस तूफान में उड़ते चले गए। दरअसल बात यह है कि इस ड्रामे के जरिए मुसलमानों की बुज़दिली और एहसास कमतरी को खत्म किया जा रहा है। इन्हें अपनी तहजीब पर फख्र करना सिखाया जा रहा है। इस वक्त ये ड्रामा 150 देशों में तर्जुमे के साथ साया किया जा चुका है। मेरी नज़र में ये ड्रामा इस्लामी इनकलाब का एक अजीम दाई है और मुस्लिम नौजवानों को ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए। डेली मोशन पर आपको पहला सीजन उर्दू में मिल जाएगा जिसके 75 एपिसोड है। बाकी अब पाकिस्तान के पीटीवी ने सिरे से इस ड्रामे की उर्दू डबिंग शुरू कर दी है। यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। एक बार दरियाए फरात को पार करते हुए काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह दरिया में डूबकर इंतकाल कर गए। इसके बाद कबीले वालों ने अर्तगरल गाजी को अपना सरदार चुन लिया, क्योंकि अर्तगरल गाजी जैसा ज़हीन बहादुर निडर इंसान कबीले में और कोई न था। अर्तगरल की सरदारी में काई कबीले ने तुर्की के अनातोलिया की तरफ रुख किया। अर्तगरल के 2 भाई इससे अलग हो गए, जबकि अर्तगरल अपने छोटे भाई के साथ सफर पर निकल पड़ा। बीच सफर में अर्तगरल ने देखा कि 2 सेनाएं जंग कर रही हैं। एक सेना बड़ी कमजोर और जंग हारने की कगार पर आ पहुंची थी, तो अर्तगरल ने हारती हुई सेना का साथ दिया। ये जंग थी सल्जूकी सल्तनत और मंगोलों के बीच, मगर ये बात अर्तगरल को नहीं पता थी। मंगोलों की फौज अलाउद्दीन की सल्जूकी फौज को शिकस्त देने ही वाली थी कि अचानक अर्तगरल अपने 404 बहादुर फौजियों के साथ सल्जूकी फौज में मिल गए और मंगोलों को इस कदर मारा कि मंगोल अपने ही लोगों की लाशें मैदान में छोड़कर भाग गए। अलाउद्दीन कुछ देर पहले मंगोलों के हाथों अपनी शिकस्त यकीनी समझ रहा था, मगर अर्तगरल की मदद से इतना खुश हुआ कि अर्तगरल को शहर अंगोरा या अंकारा के करीब जागीर अता कर दी। अर्तगरल एक बेमिसाल और समझदार सरदार था जिसकी समझदारी दुनिया के कोने कोने में फैल गई थी। दुश्मनाने इस्लाम इनकी जहानत के साथ बहादुरी को देखकर हर वक्त परेशान रहते थे। मुसलमानों की सल्जूकी सल्तनत इस वक्त बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक तरफ रूमी फौज, दूसरी तरफ खूंखार मंगोल। इन दोनों के बीच सल्जूकी सल्तनत पीछे चली जा रही थी। अनकरीब था कि यह सल्तनत खत्म हो जाती, मगर जिस दिन अर्तगरल गाजी इस सल्तनत में आए उसी दिन से यह सल्तनत परवान चढ़ने लगी। अर्तगरल गाजी अपनी निडर सिपाह सालारी से रोमियों और मंगोलों को लगातार शिकस्त देता चला गया और अपनी सल्तनत को बढ़ाता चला गया। इस वक्त कोई ऐसा बादशाह न था जो अर्तगरल गाजी से टक्कर ले सके, और एक वक्त ऐसा आया जब अर्तगरल गाजी अपनी वफात से पहले बहुत ताकतवर हो चुका था। सन 1258 ईस्वी में अर्तगरल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया उस्मान। यह वही उस्मान था जिसके नाम पर तुर्की की सल्तनत को सल्तनत उस्मानिया कहा गया। उस्मान भी अपने बाप अर्तगरल की तरह ज़हीन बहादुर और निडर था। 1288 ईस्वी में अर्तगरल ने वफात पाई।
اس کے بعد سن 1299 عیسوی میں ارطغرل کا بیٹا عثمان اپنے باپ کی گدی پر بیٹھا۔ عثمان میں ایک طرف دینداری اور دوسری طرف بہادری بہت زیادہ تھی۔ عثمان اس قدر اپنی طاقت کو بڑھاتا گیا کہ کچھ ہی سالوں میں 3 بر اعظموں میں سلطنت عثمانیہ کا پرچم لہرا گیا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ میں 40 دیس آتے تھے اور یہ سلطنت 1923 تک جمی رہی۔ کئی سلطان آئے جنہوں نے اس سلطنت کو قائم رکھا، مگر 600 سال بعد پھر یہ سلطنت عثمانیہ برائیوں اور کمزوریوں کا شکار ہونے لگی۔ 1923 میں اس سلطنت کو ایک دم سے ختم کر دیا گیا۔ جب پہلا وشو یدھ ہوا تب دنیا 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک طرف کچھ دیس برطانیہ کے ساتھ آ گئے جن میں امریکہ، روس، فرانس آدی تھے، اور دوسری طرف ترکی کے ساتھ جرمنی اور کچھ دیس تھے۔ مگر پھر ترکی کا اس وقت کا جو سلطان تھا ولی الدین، اس کو سازش کے تحت دیس سے نکال دیا گیا۔ امریکہ، روس، برطانیہ نے زبردستی ترکی کے سلطان کو گھیر کر ایک سمجھوتا کیا کہ اگر اپنی سلطنت کو ہم سے بچانا چاہتے ہو تو ہماری شرطیں ماننی پڑیں گی، اور وہ شرطیں تھی یہ 100 سال کا سمجھوتا جسے کہتے ہیں سمجھوتا لوزان۔ اس سمجھوتے کی شرطیں تھیں کہ ترکی کا سلطان استعفیٰ دے، اس کی ساری سمپتی ضبط کر لی جائے گی، خلافت واپس سے قائم کرنے پر پابندی لگا دی گئی، اور سب سے بڑی اور گھاتک شرط تو یہ تھی کہ اب 100 سال تک ترکی اپنی ہی زمین سے تیل پیٹرول نہیں نکال سکے گا۔ ترکی کو تیل یا پیٹرول دوسرے دیشوں سے ہی خریدنا پڑے گا، اور ترکی کی بندرگاہ باسفورس پر بھی پابندی لگا دی گئی، جو کہ ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے سے ملاتی ہے۔ اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا، یعنی اب کوئی بھی دیس کا جہاز اس بندرگاہ سے گزر سکتا ہے اور ترکی کسی سے بھی کوئی ٹیکس نہیں لے پائے گا، مانو ترکی کو باندھ کر 100 سال کے لیے کسی کونے میں پھینک دیا گیا ہو۔ امریکہ نے اپنے ایک غلام مصطفیٰ کمال اتا ترک کو ترکی کا بادشاہ بنا دیا، جس نے ترکی کو ایک سیکولر دیش گھوشت کر دیا، جس کی وجہ سے ہر طرف بے حیائی، شراب نوشی اور مغربی کلچر عام ہونے لگا۔ مگر